हेलो एवरीवन। कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई आप अच्छे से कर रहे होंगे। सो आज से हम एक नई सीरीज की स्टार्टिंग करने जा रहे हैं, जिसमें हम मिक्स प्रैक्टिस करेंगे सोशल साइंस के क्वेश्चंस की। और ये क्वेश्चंस रहने वाले हैं आपके 20 क्वेश्चंस की मिक्स प्रैक्टिस स्टार्ट करने जा रहे हैं। और ये 20 क्वेश्चंस आपके थीसिस द्वारा जो है अलग अलग एग्जाम्स में पूछे हुए हैं। यानी ये जो 20 क्वेश्चंस रहने वाले हैं आपके पीवाईक्यू क्वेश्चंस रहने वाले हैं। सो चलिए फिर शुरू करते हैं। और ये जो 20 क्वेश्चंस हैं आपके लिए काफी यूजफुल रहेंगे एसपी पटवारी के लिए, क्योंकि इस बार आपका जो एग्जाम है पटवारी का वो टीसीएस कंडक्ट करवा रहा है। और टीसीएस जो है पीवाईक्यू क्वेश्चंस पर ज्यादा फोकस रखता है। सो हमें भी जो है पीवाईक्यू क्वेश्चंस को जो है कवर करते हुए चलना है। चलिए फिर शुरू करते हैं। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता का स्थल मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर स्थित है। सो जैसा कि आप सभी जानते हो, हड़प्पा जो सभ्यता थी उसमें कई जो है इंपॉर्टेंट साइट्स है। तो उनसे आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलता है कि कौन सी साइट्स किस नदी के किनारे स्थित थी। ठीक है, तो हम जो भी इंपॉर्टेंट साइट्स है उनको हम देखेंगे कि कौन सी नदी के किनारे वो स्थित थी। ठीक है, सो जो मोहनजोदड़ो था, जो स्थल है वो वो जो था सिंधु जो नदी है उसके किनारे स्थित है। ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। हम अब इंपॉर्टेंट साइट्स देख लेते हैं हम सिंधु घाटी सभ्यता की। सो इसमें जो है हड़प्पा साइट है वो जो है रावी नदी किनारे स्थित थी। ठीक है, वो जो लोथल का पड़ता है गुजरात में, जो लोथल था वो था भोगवा नदी, ठीक है, इसके किनारे स्थित। और जो धोलावीरा ये थी लूनी जो रिवर है इसके किनारे ये लोकेटेड थी। ठीक है, और जो धोलावीरा है इसको 2021 में जो है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जो है इसको इंक्लूड किया गया है। आपको ये फैक्ट याद रखना है, क्योंकि ये एकमात्र साइट है पूरे सिंधु घाटी सभ्यता की जिसको जो है यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड किया गया है। ये आपको याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है आपसे। ठीक है, अब देखते हैं हम जो हड़प्पा सभ्यता है इसकी खोज 1921 में जो है दयाराम साहनी जी ने की थी, आपको याद रखना है। ठीक है, और जो मोहनजोदड़ो है इसकी खोज की थी राघव दास बनर्जी ने 1922 में। ठीक है, सो अभी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड, ये आपको याद रखने। यहाँ से क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, यहाँ से बनती हुई क्वेश्चन बल्कि। ठीक है, ये जितनी भी मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ ये सारी यहाँ से जो है टीसीएस ने जो है बार बार क्वेश्चन पूछे हैं आपसे कि हड़प्पा किस नदी किनारे स्थित था, लोथल किस नदी किनारे स्थित था, है ना। तो ये सब चीजें यहाँ से पूछी जाती है आपसे एग्जाम्स में। ठीक है, आपको याद रखने। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हुए अपने। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि अशोक के किस प्रमुख शिलालेख में कलिंग युद्ध का उल्लेख है। ठीक है, देखिए जो अशोक जी थे, ठीक है, वो मौर्य साम्राज्य से मौर्य एम्पायर के एक प्रमुख शासक थे। ठीक है, जो मौर्य साम्राज्य था, जो मौर्य एम्पायर था, इसकी स्थापना किसने की थी पहले ये देख लेते हैं हम। तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य ने, ठीक है, किसकी मदद से? चाणक्य की मदद से। ठीक है, आपको याद है। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद शासक बनता है बिंदुसार। बिंदुसार, वो बिंदुसार के पुत्र थे अशोक। ठीक है, सो अशोक ने क्या किया, अपना संदेश जो है अपनी प्रजा तक पहुंचाने के लिए शिलालेखों का सहारा लिया। यानी शिलालेख जो थे, यानी जो रोक एडिक्ट्स होते हैं, इनके माध्यम से जो है इन्होंने अपना संदेश प्रजा तक पहुंचाया अपनी। ठीक है, ये आपको याद रखना। इसलिए इन्होंने शिलालेखों का अलग अलग अपनी टेरिटरी के अंदर अलग अलग स्थानों पर जो है शिलालेख स्थापित करवाए थे, ताकि ये अपनी प्रजा तक संदेश पहुंचा सके, क्योंकि इनका एम्पायर बहुत बड़ा था। ठीक है, इसलिए इन्होंने अलग हर अपने प्रोविंस में जो है इन्होंने एक या दो शिलालेख एस्टेब्लिश करवाए थे, ताकि ये अपना संदेश शिलालेखों के माध्यम से अपनी प्रजा तक पहुंचा सके। ठीक है, सो तो ये तो पूछ रहे हैं कि किस प्रमुख शिलालेख में जो है कलिंग युद्ध का उल्लेख है। ठीक है, सो अशोक के जो है जो 14 जो है इंपॉर्टेंट शिलालेख थे, तो 14 में से जो 13वां जो 13वां जो शिलालेख है, ठीक है, इसमें जो है कलिंग युद्ध के बारे में जो है मेंशन किया गया है कि कलिंग वॉर क्यों हुई थी, कैसे हुई थी, इसमें क्या क्या चीजें हुई थी, मतलब, है ना, कलिंग वॉर में। तो इसके बारे में जो कलिंग वॉर का जो वॉर हुई थी इसके बारे में जो हमें इंफॉर्मेशन किसमें मिलती है, ये मिलती है हमको जो 13वां शिलालेख अशोक का उसमें। ठीक है, ये आपको याद रखना है।
और अशोक का जो नाम है, ठीक है, जो ये अशोक नेम है इनका, ये कहाँ कौन से शिलालेख को देखने को मिलता है? सो अशोक का जो ये अशोक नेम है, ये हमको मिलता है मस्की, गुर्जरा और नेतूर। ये तीनों शिलालेख कहाँ पे है? ये कर्नाटक में स्थित है, ठीक है, कर्नाटक में। तो जो कर्नाटक के तीन शिलालेख है, मस्की, गुजरा गुजरा सॉरी और नेतूर, यहाँ पे जो है ये अशोक का जो अशोक नेम है ये मेंशन किया गया है इन शिलालेख में, ठीक है। यहाँ से पता लगता है कि इनका नाम अशोक था। और अशोक ने जो है धर्म का उपदेश जो है शिलालेखों के माध्यम से जो है अपनी प्रजा तक जो है पहुंचाया था, ठीक है। जितने भी संदेश थे वो जो धर्म का उपदेश हो गया, क्योंकि कलिंग वॉर के बाद जो है अशोक ने जो है धम्मा की नीति अपनाई थी। तो और जो धम्मा की नीति थी, इसको इसका प्रचार करना था अपनी प्रजा के बीच। तो उन्होंने कैसे किया? वो किया शिलालेखों के माध्यम से। इन्होंने अलग अलग जगह अपने टेरिटरी के अंदर शिलालेख एस्टेब्लिश किए और उनके माध्यम से जो इन्होंने धर्म का उपदेश दिया, जो संदेश था वो दिया, सब कुछ, ठीक है ना। सो ये अशोक से रिलेटेड आपको चीजें याद रखनी है कि किस कहाँ से हमें अशोक का नाम, किस शिलालेख से हमको जो है अशोक का नाम देखने को मिलता है। आपको याद रखना है मस्की, गुजरा, नेतूर, ठीक है। और धर्म का उपदेश किसने दिया था अशोक ने, किसके माध्यम से? शिलालेखों के माध्यम से जो इन्होंने अपनी प्रजा तक जो है ये संदेश पहुंचाया था, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। मौर्य काल में जो है प्रांतीय प्रशासन का प्रमुख सामान्यतः कौन होता था? तो देखिए, जैसे आज के टाइम में स्टेट है, ठीक है, स्टेट को कौन लीड करता है? मुख्यमंत्री यानी चीफ मिनिस्टर, ठीक है ना। और जो उस समय क्या होता था, मौर्य काल में जो है जो मौर्य साम्राज्य है, ठीक है, वो अलग अलग प्रोविंस में बटा हुआ था, ठीक है, अलग अलग प्रोविंस जो है बटा हुआ था। तो इन प्रोविंस में जो है इनको जो कौन लीड करता था, यानी इनका लीडर कौन था, उसको क्या कहा जाता था? उसको कहा जाता था कुमार, ठीक है ना। यानी जो जो प्रांत होते थे उनका प्रशासन का जो प्रमुख होता था उसको कहा जाता था क्या? कुमार, ठीक है, आपको याद रखना है। जैसे आज के टाइम में हर स्टेट के अलग अलग सीएम होते हैं ना, तो सेम पहले ही उस समय स्टेट की जगह क्या होते थे? प्रोविंस हुआ करते थे। तो प्रोविंस को जो उनके जो लीडर होता था यानी जो उसका प्रमुख होता था, उनको कहा जाता था कुमार यानी राजकुमार, ठीक है। इसमें देख लेते हैं जो समाहर्ता था, ठीक है, ऑप्शन में देख लेते हैं थोड़ा। जो उसमें समाहर्ता था ये था चीफ कलेक्टर ऑफ रेवेन्यू, यानी इसका मतलब क्या है? यानी जो पैसा इकट्ठा करता है, ठीक है, यानी साम्राज्य में जो भी जितना भी जो टैक्स वैक्स से जो पैसा आ रहा है, ठीक है, जो उसको इकट्ठा कर रहा है, उसको बोलते थे समाहर्ता, ठीक है ना, समाहर्ता। ये जैसे आज के टाइम में फाइनेंस मिनिस्टर, ठीक है, ये उस टाइम पे फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करता था, यानी उनका एक अलग डिपार्टमेंट था, ठीक है। यानी ये रेवेन्यू जो ये डिपार्टमेंट था, ठीक है, उसका जो हेड था ये था समाहर्ता। इनका काम होता था टैक्स कलेक्ट करना, यानी पैसा इकट्ठा करना, इसलिए इसको बोल रहे हैं चीफ कलेक्टर ऑफ रेवेन्यू। यानी ये उस डिपार्टमेंट का हेड था जो कि क्या करते थे? रेवेन्यू को कलेक्ट करते थे, ठीक है, यानी एज अ फाइनेंस मिनिस्टर। जैसे आज के टाइम में जो फाइनेंस मिनिस्टर है, ठीक है ना, ये उस समय जो उनका रोल इस टाइप का था। और एक होता था सन्निधाता। सन्निधाता कौन था? ये था राजकीय कोषाध्यक्ष का प्रमुख, यानी जो ये रेवेन्यू कलेक्ट हुआ है, ठीक है ना, जो रेवेन्यू कलेक्ट हुआ है इसको जमा करना, ठीक है ना, और इसको संभालना, ठीक है ना, ये इसका काम था, किसका? सन्निधाता का। यानी ये क्या थे? राजकीय कोषाध्यक्ष का ये थे, प्रमुख थे। उनका काम था जो ये धन जो इकट्ठा हुआ है इसको जमा करना एंड इसको संभालना, इसको मैनेज करना। सो नेक्स्ट चलते हैं हम। चोल साम्राज्य में ब्राह्मणों को दी गई भूमि के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता था? देखिए, प्राचीन समय में जो है भूमि का आदान प्रदान होता था, ठीक है, तो उसी में पूछा जा रहा है कि ब्राह्मणों को जो दी गई भूमि के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता था? तो ब्राह्मणों को दी गई भूमि को बोलते थे हम ब्रह्मदेव, है ना। तो ब्रह्मदेव का मतलब था ब्राह्मणों को जो है उपहार में दी गई भूमि, इसको कहा जाता था ब्रह्मदेव। तो इसमें जो है आपका तिरुनामट्टुकनी, जो तिरुनामट्टुकानी है इसको हम देवदान भी कहा जाता है, इसका दूसरा नाम देवदान भी है। इसका मतलब था कि मंदिरों को जो है उपहार में दी गई भूमि, तो मंदिरों को जो उपहार में दी गई भूमि को बोलते थे हम तिरुनामट्टुकानी, ठीक है। और वेल्लन वगई क्या होता था? ये किसानों को दी गई भूमि, इसको कहा जाता था वेल्लन वगई, यानी किसानों को जो है दी गई भूमि। और ब्रह्मदे आपको बता दिया मैंने, ब्रह्मदे क्या थी? ब्राह्मणों को दी गई भूमि। और सलभोग थी पाठशाला यानी विद्यालय, विद्यालय को दी गई भूमि को बोलते थे हम सलभोग, ठीक है, जैसे सल तो पाठशाला है ना, तो आप इसको याद भी कर सकते हैं ऐसे। तो सलभोग का मतलब था पाठशाला,
यानी विद्यालय के निर्माण हेतु दी गई भूमि, इसको कहा जाता था सलभोग। और इसमें जो पल्ली चंदम थी, ये थी जैन संस्थानों को दी गई भूमि को बोलते थे पल्ली चंदम। ये आपको याद रखना है, ठीक है। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। और जो चोल साम्राज्य की स्थापना की थी, ये की थी विजयालय चोल, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि किस भूमि को क्या बोलते थे जो दान की गई थी, ठीक है। तो त्रिगुणा मट्टुकानी, इसको बोलते थे हम मंदिर को दान की गई भूमि उपहार में, ठीक है। वेलन हो गई, फार्मर जो किसान थे, फार्मर्स थे, उनको दी गई भूमि। और ब्राह्मणों को दी गई भूमि, ठीक है। और पल्ली चंदम जैन संस्थानों को दी गई भूमि। और सलभोग पाठशाला यानी विद्यालय के लिए दी गई भूमि, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि कन्नौज पर शासन के लिए निम्नलिखित में से किन राजवंशों के बीच जो है त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था। सो आपसे पूछ रहा है कि कन्नौज पर जो शासन के लिए जो है त्रिपाठी स्ट्रगल हुआ था। तो ये त्रिपाठी स्ट्रगल था, किस किस राजवंश के बीच हुआ था। सो ये हुआ था प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल, जो पाला थे, ठीक है, उनके बीच जो है त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था, ठीक है, कन्नौज को लेकर। एक्चुअली कन्नौज जो है 8वीं से लेकर 10वीं शताब्दी के बीच में जो है कन्नौज जो है इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल हब बन चुका था। यानी जिसने कन्नौज पर रूल कर लिया, यानी जिसने कन्नौज पे यदि कब्जा कर लिया, वो पूरे नॉर्थ इंडिया को जो है कैप्चर कर सकता था, यानी पूरे नॉर्थ इंडिया को जो है मैनेज कर सकता था, ठीक है। इसलिए जो है कन्नौज को लेकर जो है त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था 3 राजवंशों के बीच, प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल। क्योंकि 8 से लेकर 10वीं शताब्दी के बीच जो है भारत में 3 महाशक्तियां थी, प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल, ठीक है। सो ये तीनों जो शासक थे, ठीक है ना, सो जो तीनों ये वंश थे, ये कन्नौज पर शासन करना चाहते थे ताकि पूरे नॉर्थ इंडिया को जो है कैप्चर किया जा सके, पूरे नॉर्थ इंडिया को जो है उसमें अपना रूल किया जा सके। सो प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल, इनके बीच में जो है त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था कन्नौज को लेकर। क्योंकि कन्नौज जो था उसमें इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल हब था, इसको ये कब्जा करना चाहते थे ताकि पूरे नॉर्थ इंडिया में जो है रूल किया जाए, ठीक है। सो इसका आंसर हो जाएगा आपका प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल, ठीक है। तो हम देख ले, जो प्रतिहार डायनेस्टी थी, इसके संस्थापक थे नागभट्ट प्रथम। और जो राष्ट्रकूट डायनेस्टी थी, इसके जो संस्थापक थे वो थे दंती दुर्ग। और जो पाल जो डायनेस्टी थी, इसकी जो स्थापना की थी वो की थी गोपाल ने, ठीक है। तो जो फाइनल जो विनर थे इस संघर्ष के वो थे गुर्जर प्रतिहार, यानी जो एट द एंड जो लास्ट में जीत गए थे। एक्चुअली जो कन्नौज पर जो है तीनों राजवंशों ने जो है शासन किया था, परंतु एट द एंड जो शासन किया था बाद में, मतलब जब ये संघर्ष समाप्त हो गया था, इसमें जो विजय हुए थे गुर्जर प्रतिहार, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और जो ये पाल जो वंश था, इसका जो इलाका था ये था बंगाल हो गया, उड़ीसा, ये वाला एरिया, ठीक है। और जो राष्ट्रकूट थे, इनका था दक्कन वाला एरिया, यानी महाराष्ट्र वाला एरिया, कर्नाटक वाला एरिया, ठीक है। ये दक्कन वाला रीजन जो था, यहाँ पे कौन रूल करते थे, यहाँ पे रूल करते थे राष्ट्रकूट। और जो प्रतिहार जो थे, ये गुजरात हो गया, राजस्थान, इस एरिया में जो है रूल क्या करते थे। सो आपको उनके जो डायनेस्टी के फाउंडर है वो आपको याद रखने हैं। तो प्रतिहार जो डायनेस्टी थी, उनके जो फाउंडर थे वो थे नागभट्ट प्रथम। राष्ट्रकूट जो डायनेस्टी थी, इसके जो फाउंडर थे वो थे दंती दुर्ग। जो पाल डायनेस्टी थी, इसके जो फाउंडर थे वो थे गोपाल। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अकबर ने किस वर्ष गैर मुसलमानों पर लगने वाला जजिया कर को समाप्त कर दिया था। सो मध्यकाल भारत के दौरान जो है जो गैर मुसलमान थे, यानी जो हिंदू लोग थे, जो मुस्लिम नहीं थे, उन पर जो एक टैक्स लगता था, उसको कहा जाता था जजिया टैक्स। इसको जो है बाद में जाकर अकबर ने इसको समाप्त कर दिया था। कब किया था? ये किया था 1564 ईस्वी में, ठीक है। यानी जो नॉन मुस्लिम पर जो टैक्स लगता था जजिया, इसको जो है एबोलिश कर दिया था, किसने? अकबर ने, ठीक है। कब? 1564 ईस्वी। 1563 ईस्वी में जो है अकबर ने जो है तीर्थ यात्रा कर, ठीक है, तीर्थ यात्रा कर को भी जो एबोलिश कर दिया था। कब? 1563 ईस्वी में, ठीक है, ये आपको याद रखना है। जैसे यहाँ लिखा है 1563 में जो है तीर्थ यात्रा जो टैक्स था, इसको एबोलिश कर दिया था। और 1575 ईस्वी में जो है अकबर ने जो है
इबादत खाना की स्थापना की थी। यहाँ पे जो है धार्मिक चर्चाएं हुआ करती थी डेली, ठीक है ना। और 1582 ईस्वी में जो है अकबर ने जो है दीन ए इलाही धर्म की स्थापना की। एंड इसके माध्यम से जो है इन्होंने सुलह सुलह एक कुल की नीति अपनाई थी अपने साम्राज्य में। सुलह एक कुल का सुलह सुलह एक कुल, इसका मतलब है कि सार्वभौमिक शांति, यानी हमें पूरे साम्राज्य में शांति स्थापित करना है, सभी धर्मों के बीच शांति होनी चाहिए, इसका ये उद्देश्य था, इसका अकबर का। ठीक है, तो इसने 1582 में जो है इसलिए जो है दीन इलाही धर्म की स्थापना की थी, जिसके माध्यम से इन्होंने सुलह कुल की नीति का प्रचार प्रसार किया पूरे साम्राज्य में। वो 1579 ईस्वी में जो है अकबर ने जो है मजहर की घोषणा की थी। कब? 1579 ईस्वी में। इसका मतलब ये था कि यदि धार्मिक गुरुओं के बीच धार्मिक किसी तथ्य को लेकर मतभेद हो जाए, यानी धार्मिक गुरुओं के बीच यदि किसी तथ्य को लेकर मतभेद हो गया, किसी तथ्य को लेकर, है ना, जो धर्म से रिलेटेड है, तो उसका जो फाइनल जो निर्णय देगा, जो फाइनल डिसीजन करेगा, वो करेगा कौन? राजा, यानी अकबर। अकबर ने मजहर की घोषणा की स्थापना इसलिए की थी ताकि यदि धार्मिक मतभेद हो जाए तो उनका जो फाइनल डिसीजन देगा वो कौन देगा? अकबर देगा। ठीक है, तो 1579 ईस्वी में जो है मजहर की घोषणा की थी किसने? अकबर ने। ठीक है, यानी जो अकबर का डिसीजन होगा वो फाइनल होगा उस तथ्य को लेकर कि क्या सही है क्या गलत है। ठीक है, इन द सेंस ये। सो नेक्स्ट आपका है निम्नलिखित में से किसने ब्लू वाटर पॉलिसी यानी नीले जल की नीति की शुरुआत की थी? वो अमंग द फॉलोइंग इंट्रोड्यूस द ब्लू वाटर पॉलिसी। सो इसमें किसने जो है ब्लू वाटर पॉलिसी की शुरुआत की थी? ठीक है ना, सो ये की थी फ्रांसिस्को दी अल्मीडा ने। ठीक है ना, तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने जो है ब्लू वाटर पॉलिसी की शुरुआत की थी। ये क्यों की थी पहले हम देख लेते हैं। एक्चुअली 1498 में जो है वास्को डी गामा ने जो है भारत आने का जो है जो समुद्री रास्ता ढूंढ लिया। ठीक है, कब? 1498 में, क्योंकि 1498 में जो है वास्को डी गामा भारत पहुंचा। ठीक है, सो जो पुर्तगाली थे ये चाहते थे कि हमने रास्ता ढूंढा ये वाला, है ना, समुद्री मार्ग तो हमने खोज की है, तो यदि किसी और को भी जो है यदि इस रास्ते को इस्तेमाल करना है तो उनको जो है हमसे परमिट लेना होगा, उनसे हमको परमिशन लेनी होगी पहले। तो इसको ही बोला जाता है ब्लू वाटर पॉलिसी, यानी जो पुर्तगालियों ने जो ये रास्ता भारत के लिए रास्ता खोजा है, जो खोज की है इस रास्ते की, समुद्री रास्ते की, यदि इसको किसी और को भी यूज करना है पुर्तगालियों के अलावा, तो उनको जो है पुर्तगालियों से परमिट लेना होगा इस रास्ते को यूज करने के लिए। इस रास्ते को जो कि किन्होंने खोजा है, पुर्तगालियों ने खोजा है भारत आने तक का समुद्री रास्ता। तो इस रास्ते को यदि किसी और को इस्तेमाल करना है, किसी और को यूज करना है, उनको जो है परमिट लेना होगा किससे? पुर्तगालियों से। उसके बिना जो है इस रास्ते को इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। इसको कहा गया ब्लू वाटर पॉलिसी। ठीक है, इसकी शुरुआत की थी फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने। और फ्रांसिस्को डी अल्मीडा जो थे ये फर्स्ट गवर्नर थे इंडिया में, फर्स्ट गवर्नर। इनका रूल रहा इंडिया 1504 से लेकर 1510 के बीच, सॉरी 1509 के बीच, 1504 से लेकर 1509 के बीच इन्होंने यहाँ पे इंडिया में रूल किया, यानी कि ये गवर्नर बनकर रही इंडिया में 1509 तक। ठीक है, आपको याद रखना है। और इन्होंने जो है ब्लू वाटर पॉलिसी की नीति अपनाई थी। और अफोंसो द अल्बुकर्क ये आपके रहे 1509 से लेकर 1515 तक। 1510 में जो इन्होंने गोवा को कैप्चर कर लिया था। ठीक है, 1510 में जो है गोवा को उन्होंने कैप्चर कर लिया था। ये आपको फैक्ट याद रखना है। सो यहाँ पे मेंशन है कि जो फर्स्ट पोर्तुगीज जो वाइसराय थे इन इंडिया वो थे फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, 1504 से लेकर 1509 के बीच। यहाँ पे इन्होंने ये भारत में जो वाइसराय रहे। ठीक है, और 1510 में जो है कैप्चर कर लिए थे गोवा को किसने? अल्फोंसो दा अल्बुकर्क ने। ठीक है, और पुर्तगालियों ने जो है पहली फैक्ट्री जो है अपनी सन 1500 में जो है कोचीन में लगाई थी, अपनी पहली फैक्ट्री इन्होंने पुर्तगालियों ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? यानी गांधी इरविन जो पैक्ट था किस वर्ष जो है साइन किया गया था? तो गांधी इरविन पैक्ट जो है 1931 में जो है साइन किया गया था। एक्चुअली हुआ क्या था 1930 में जो है 1930 में जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन
इसकी शुरुआत की थी गांधी जी ने, ठीक है। लेकिन एक साल के अंदर अंदर जो भी जितने इंपॉर्टेंट लीडर थे, सभी ने अवज्ञा आंदोलन के जो भी इंपॉर्टेंट लीडर थे, ठीक है, उनको जो है कैप्चर कर लिया था, उनको जेल में बंद कर दिया था। और 1930 में जो है सितंबर से लेकर जनवरी तक पहली राउंड टेबल समिट हुई, ठीक है। उसमें जो है कांग्रेस ने पार्टिसिपेट नहीं किया, क्योंकि कांग्रेस के जितने भी इंपॉर्टेंट लीडर्स थे वो जो थे वो जेल में बंद थे, इसलिए कांग्रेस के जो लीडर्स थे वो पहली जो राउंड टेबल समिट हुई थी उसको पार्टिसिपेट नहीं कर सके, है ना। सो इसलिए जो वहाँ के पीएम थे ब्रिटेन के, उनका मानना था कि जब कांग्रेस इतनी बड़ी पार्टी इंडिया की, उसमें मतलब कांग्रेस ही जो थी उसमें जितने भी हमारे फ्रीडम स्ट्रगल था उसको लीड कर रही थी इंडिया में इस समय के दौरान, तो उसने जो है उस राउंड टेबल समिट में भाग नहीं लिया। तो इसलिए जो पहले राउंड टेबल समिट थी वो पूरी तरह से विफल रही, मतलब उसमें कोई भी इंपॉर्टेंट निर्णय नहीं आ सका। तो इसलिए जो है उन्होंने, जो ब्रिटेन के पीएम थे, उन्होंने उस समय जो भारत के वायसराय थे इरविन, उन पर दबाव बनाया कि गांधी जी को यानी कांग्रेस को जो है मनाया जाए, जो सेकंड राउंड टेबल समिट होने वाली 1930 में दिसंबर माह के दौरान, तो उसमें जो है उनको कांग्रेस को पार्टिसिपेट करने के लिए उनको मनाया जाए। तो फिर क्या हुआ, 1931 में जो है जो सभी ने अवज्ञा आंदोलन के जो भी कैदी बनाए गए थे उनको रिहा कर दिया गया। सभी को नहीं किया गया था, जिन्होंने जो है कोई हिंसात्मक एक्टिविटी नहीं की थी उनको सिर्फ रिहा किया गया था, ठीक है। तो 1931 में जो है गांधी इरविन के बीच जो एक समझौता हुआ जिसको गांधी इरविन पैक्ट कहा जाता है। इसके तहत जो है गांधी जी मान गए, यानी कांग्रेस जो थी मान गई थी कि हम जो है सेकंड राउंड टेबल समिट होने वाली है जो लंदन में, उसमें हम पार्टिसिपेट करें। तो 1931 में जो है फिर कांग्रेस जो है, कांग्रेस को रिप्रेजेंट करने के लिए गांधी जी गए थे ब्रिटेन में राउंड टेबल समिट में पार्टिसिपेट करने के लिए। सो आपको याद रखना है कि गांधी पैक्ट कब हुआ था, 1931 में हुआ था। इसके बीच हुआ था गांधी जी और इरविन के बीच में। इरविन कौन थे, उस समय भारत के वायसराय थे, ठीक है। ये आपको मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दिया। सब यहाँ पे लिखा है कि 1930 में जो है सभी ने अवज्ञा आंदोलन हुआ था, और 1932 में जो है पैक्ट हुआ था, पूना पैक्ट बोलते हैं इसको। ये हुआ था गांधी जी और भीमराव अम्बेडकर जी के बीच में, ठीक है, पूना पैक्ट कब, 1932। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं। सो जो डीपीएसपी जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये हमने किस कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए, किस देश के हमने संविधान से ये अडॉप्ट किए हैं। सो ये किए हैं हमने आयरलैंड के संविधान से, ठीक है। जो हमारा संविधान है, देश का संविधान है, हमने जो है अलग अलग कंट्री से जो है कुछ कुछ प्रोविजन लिए हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, अलग अलग कंट्रीज से। तो उसमें से जो डीपीएसपी है हमने लिया है कहां से, आयरलैंड से, ठीक है। सो हम इंपॉर्टेंट देख लेते हैं चीजें कुछ, जो आयरलैंड से अलग अलग चीजें ली हैं, जैसे कि नॉमिनेशन ऑफ मेंबर इन राज्यसभा, जो राष्ट्रपति जो है 12 सदस्यों का नामांकन करते हैं राज्यसभा में, तो ये प्रोसेस भी हमने आयरलैंड से ली है, ठीक है। और चाइना से हमने कोई भी कुछ नहीं लिया है, हमने चाइना से अपनी कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। हमने जो है संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएस से जो है हमने ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स हो गया, इम्पीचमेंट ऑफ ऑन प्रेसिडेंट, ठीक है, यानी राष्ट्रपति पर महाभियोग, ठीक है, ये सब हमने लिया है अमेरिका से, ठीक है। यानी उपराष्ट्रपति का पद हो गया, और मौलिक अधिकार हो गए, और महाभियोग हो गया किसके ऊपर, प्रेसिडेंट के ऊपर। तो ये प्रोविजन हमने लिए हैं अमेरिका से, ठीक है। और हमने जो है सोवियत संघ यानी जो आज का रूस है, रशिया है जो आज का, उनसे जो है हमने फंडामेंटल जो ड्यूटीज होती है वो सब लिए है, ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया से जो हमने जो कॉन्करेंट लिस्ट होती है यानी समवर्ती सूची, ठीक है, ये हमने जो है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली है। और ज्वाइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउस यानी संयुक्त अधिवेशन, ठीक है ना, ये भी हमने कहां से लिया है, ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। और जो ज्वाइंट सिटिंग जो ये मेन से नहीं, ये आर्टिकल 108 में जो है भारत के संविधान के आर्टिकल 108 में जो है ज्वाइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउस, ये जो है आर्टिकल 108 में यानी आर्टिकल 108 में जो है मेंशन है, ठीक है। और साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से जो है हमने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ठीक है, ये प्रोसेस हमने जो है साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से ली है। सो आपको ये इंपॉर्टेंट जो कुछ चीजें हैं मैंने आपको बता दी है, आपको इनको ध्यान में रखना है कि कौन से प्रोविजन हमने किस देश के कंट्री से लिए हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। सो नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद आत्म अभिशंसन यानी स्वयं के विरुद्ध गवाही देने से संरक्षण के विरुद्ध जो है सुरक्षा प्रदान करता है। यानी किस आर्टिकल में लिखा गया है कि हम जो है खुद के यानी स्वयं के विरुद्ध जो है गवाही नहीं दे सकते कोर्ट में। ये लिखा गया है आर्टिकल 20 आर्टिकल 20 के सब क्लॉज 3 में। ठीक है, आर्टिकल 17 में लिखा गया है कि हमें जो है असपृष्टता होती है यानी अनटचेबिलिटी है, इसको एबोलिश करना है और सोशल इक्वलिटी को जो है प्रमोट करना है। ठीक है, आर्टिकल 18 में जो है जो टाइटल्स थे पहले, जैसे महाराजा पहले टाइटल्स हुआ करते थे, महाराजा हो गया, महाराजा धिराज हो गया, ये सब जो टाइटल्स थे इनका एबोलिश किया गया है। यानी कोई भी टाइटल भारत में जो है एक्वायर नहीं कर सकता, यानी कोई भी अपने नाम के भी टाइटल नहीं ला सकता। कोई भी जैसे महाराजा रंजीत हो गया है ना, महाराजा अशोक हो, इस समय के नाम नहीं होते अब कुछ भी, क्योंकि आर्टिकल 18 के तहत जो है इनको बैन किया गया है ना। टाइटल हम जो है अपने नाम के आगे यूज नहीं कर सकते। आर्टिकल 19 में जो है हमें 6 टाइप की जो है स्वतंत्रताएं प्रदान की गई है। सो हम आर्टिकल 20 की जो सब क्लोज है उनको मेंशन कर लेते हैं। एक्चुअली आर्टिकल जो 20 है उसके 3 सब क्लोज है, तो हम तीनों को डिस्कस कर लेते हैं। सो आर्टिकल जो 20 है उसका जो सब क्लोज 1 है, तो उसमें ये मेंशन है कि अपराध के समय जो कानून था उसके तहत जो है अपराधी को सजा मिलेगी। यानी कि जब किसी व्यक्ति ने जो है अपराध किया हो, ठीक है, उसके जब अपराध के समय जो कानून था उसके तहत जो है उस अपराधी को सजा मिलेगी। इसको मैं एग्जाम्पल से समझाता हूँ आपको। जैसे कि 2025 में किसी ने चोरी की, ठीक है, और 2025 में जो है चोरी करने की सजा थी 5 साल, यानी किसी ने चोरी कर ली तो उसको 5 साल की सजा होगी। और 2026 में चोरी करने की सजा है 10 साल। अब मान लेते हैं किसी व्यक्ति ने जो 2025 में चोरी की थी, ठीक है, और वो पकड़ा जाता है 2026 में, है ना। अब 2026 में पकड़ा गया व्यक्ति, और 2026 में कितनी है चोरी करने की सजा? 10 साल है। तो उसको जो है उसने चोरी की थी 2025 में, तो उसको जो है सजा 2025 के लॉ के अकॉर्डिंग उसको सजा मिलेगी, यानी उसको 5 साल की सजा होगी, ना कि 10 साल की, क्योंकि उसने चोरी की थी 2025 में। 2025 में जो कानून था, कानून के मुताबिक सजा की जो ड्यूरेशन थी वो थी 5 साल। उसको 2026 के अकॉर्डिंग सजा नहीं मिलेगी, क्योंकि उसने जो चोरी की थी 2025 में की थी, तो इसलिए जो है उसको 2025 के अकॉर्डिंग जो है उसको सजा मिलेगी। ठीक है, आपको याद रखना। आर्टिकल 20 के सब क्लॉज 2 में जो है इसमें मेंशन है कि एक अपराध के लिए जो है एक बार सजा मिलेगी, यानी किसी ने कोई अपराध किया है, उसको सिर्फ जो है एक बार जो है उस पर ट्रायल चलेगा कोर्ट में, यानी उसको एक बार सजा मिलेगी, ना कि 2 बार, यानी एक अपराध के लिए सिर्फ एक बार सजा। ठीक है, आर्टिकल 20 के सब क्लॉज 3 में हम जो है खुद के खिलाफ जो है कोर्ट में गवाही दे सकते हैं। ये पुलिस का काम है कि वो सिद्ध करेगी कि इसने अपराध किया है, यानी मैं खुद के खिलाफ गवाही दे सकता कोर्ट में कि मैंने ये मतलब मैंने अपराध किया इस टाइप से। ठीक है, तो आपको ये तीनों सब क्लॉज याद रखना है। सो आर्टिकल जो 20 का सब क्लॉज 1 है, इसमें लिखा है कि अपराध के समय जो कानून जो वैलिड था उसके तहत सजा मिलेगी। आर्टिकल 20 का जो सब क्लॉज 2 है उसमें जो है एक अपराध के लिए जो है एक बार सजा का प्रावधान है। और आर्टिकल 20 का सब क्लॉज 3 जो है इसमें जो है खुद के खिलाफ गवाही देने से संरक्षण हमें प्राप्त है, यानी हम खुद के खिलाफ कोर्ट में गवाही नहीं दे सकते। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह प्रावधान करता है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित विधि भारत के क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होगी। यानी कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यानी सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो भी ऑर्डर दिया गया है वो सभी कोर्ट्स पर जो है जितनी भी टेरिटरी के अंदर जो भी कोर्ट्स है उन पर बाइंडिंग हो। 21 आर्टिकल में मेंशन है, ये मेंशन है आपका आर्टिकल 141 में, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने जो भी ऑर्डर डिक्लेयर कर दिया, ठीक है, तो भारत की जो टेरिटरी है उसके अंदर जितने भी कोर्ट्स है, चाहे हाई कोर्ट हो, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, सबऑर्डिनेट कोर्ट, जितने भी कोर्ट्स है ना, उनमें जो है सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो डिक्लेयर किया गया है लॉ, ठीक है, वो सभी कोर्ट्स पर क्या होगा, बाइंडिंग होगा। सभी कोर्ट्स को वो जो लॉ है या जो विधि है उसको मानना पड़ेगा, उसको वे डिक्लाइन नहीं कर सकते, उसको मना नहीं कर सकते उसको मानने से ऑर्डर को। ठीक है, यानी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर जो है पूरे भारत में मान्य होगा, सभी कोर्ट्स में, पूरे भारत के सभी कोर्ट्स में जो है सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर होगा वो मान्य होगा। ठीक है, ये आर्टिकल 141 में ऐसा मेंशन किया गया है। ठीक है, सो हम आप कुछ आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सो आर्टिकल 142 में मेंशन है कि
सुप्रीम कोर्ट जो है कंप्लीट जस्टिस के लिए जो है ऑर्डर पारित कर सकता है। यानी यदि सुप्रीम कोर्ट को ऐसा लगता है कि किसी व्यक्ति को जो है कंप्लीट जस्टिस नहीं मिली है किसी मामले में, तो सुप्रीम कोर्ट जो है उस व्यक्ति को जो है कंप्लीट जस्टिस दिलाने के लिए एक ऑर्डर पास कर सकता है, जो कि इस व्यक्ति को जो है कंप्लीट जस्टिस दिलाएगा। ठीक है, ये लिखा है आर्टिकल 142 में। सो आपको इसमें एक रूट वर्ड है कंप्लीट जस्टिस। तो कंप्लीट जस्टिस के लिए जो है सुप्रीम कोर्ट एक ऑर्डर पारित कर सकता है। तो ये किस आर्टिकल में लिखा है? ये लिखा है आर्टिकल 142। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट का जो एस्टेब्लिशमेंट है, ठीक है ना, ये लिखा है आर्टिकल 124। यानी भारत में सुप्रीम कोर्ट होगा। ये किस आर्टिकल में मेंशन है? ये लिखा है आर्टिकल 124 में। ठीक है, इसको कुछ आर्टिकल्स में आपको बताया था इंपॉर्टेंट सुप्रीम कोर्ट से, जहां से बार बार क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। सो अब हम सुप्रीम कोर्ट से जो है रिलेटेड इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को डिस्कस कर लेते हैं। सो जो आर्टिकल 124 है, आर्टिकल 124, इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट की जो स्थापना है, ठीक है, उसका उल्लेख किया गया है, यानी एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, इसमें मेंशन है आर्टिकल 124 में, यानी कि भारत का एक सुप्रीम कोर्ट होगा, ये कहा गया है आर्टिकल 124। इस और आर्टिकल 120 में जो है अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस हो गया। ठीक है, इन सभी के बारे में उल्लेख किया गया है। और आर्टिकल 129, इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट को जो है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड कहा गया है। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट के जितने भी ऑर्डर्स है, ठीक है, उनको जो है रिकॉर्ड किया जाएगा, उनको जो है रिकॉर्ड किया जाएगा एंड मेंटेन किया जाएगा। ठीक है, फर्दर रेफरेंस के लिए, यानी जितने भी सुप्रीम कोर्ट जो है अपने ऑर्डर्स जो है पारित करता है, ठीक है, उनको रिकॉर्ड किया जाता है एंड उनको मेंटेन किया जाता है। ठीक है, और आर्टिकल 129 में जो है सुप्रीम कोर्ट को जो है कंटेम्प्ट पावर दी गई है। कंटेम्प्ट पावर, इसका मतलब है कि हम जो है सुप्रीम कोर्ट के जो भी डिसीजन होते हैं, जो भी ऑर्डर्स होते हैं, उनकी हम डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, उनको हम मानने से बिल्कुल भी इनकार नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और हम जो है, यानी भारत के जो लोग हैं, सुप्रीम कोर्ट के बारे में यानी जुडिशरी के बारे में जो है कोई भी अपशब्द यूज नहीं कर सकते हैं, यानी डिसरिस्पेक्ट दर्शाने वाले वर्ड्स हम अपनी जुडिशरी के बारे में यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि कंटेम्प्ट ऑफ पावर है किसके पास? सुप्रीम कोर्ट के पास। यदि हम ऐसा करते हैं, ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट जो है कंटेम्प्ट ऑफ पावर की उससे जो है सजा सुना सकता है उस व्यक्ति को जिसने यदि ऐसा किया हो, अपशब्द यूज किए हो सुप्रीम कोर्ट के लिए, और जिसने जो है जो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन होंगे और जो ऑर्डर्स हो गए उनको मानने से इनकार कर दिया। ठीक है, तो क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कंटेम्प्ट ऑफ पावर, इसके तहत जो है सुप्रीम कोर्ट जो है सजा दे सकता है, सजा सुना सकता है। ठीक है, इसमें हम जो है आर्टिकल 131 के तहत जो है जो सेंटर एंड स्टेट इनके बीच जो भी डिस्प्यूट होते हैं, ठीक है, तो आर्टिकल 131 के तहत जो भी सेंटर और स्टेट के बीच और स्टेट के बीच जो भी डिस्प्यूट होते हैं, उनकी जो सुनवाई जो है सिर्फ सुप्रीम कोर्ट कर सकता है, हाई कोर्ट नहीं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि आर्टिकल 131 के तहत जो है सेंटर और स्टेट के बीच में यदि विवाद हो गया, कुछ डिस्प्यूट हो गया, या स्टेट और दो राज्यों के बीच विवाद हो गया, तो इनकी सुनवाई, इस डिस्प्यूट को सोल्व करने की पावर किसके पास है? सुप्रीम कोर्ट के पास है। ठीक है, मतलब आर्टिकल 137 के तहत जो है सुप्रीम कोर्ट जो है अपनी जजमेंट जो उसके ऑर्डर है, जो उसकी डिसीजन है, ठीक है, जो उसके डिसीजन है, जो उसके ऑर्डर है, ठीक है, उसको कर सकता है, रिव्यू कर सकता है, उसको रिव्यू कर सकता है। ठीक है, तो पावर ऑफ रिव्यू किस आर्टिकल के तहत है सुप्रीम कोर्ट के पास? वो है आर्टिकल 137 यानी 137। ठीक है, इसके तहत जो है आर्टिकल 137 के तहत जो है सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि वह अपने डिसीजन या ऑर्डर को जो है रिव्यू कर सकता है। ठीक है, यदि इसको लगता है कि जो जजमेंट दी है, जो डिसीजन दिया है वो ठीक नहीं है, तो उसको जो है सुप्रीम कोर्ट जो है उसको वापस ले सकता है ना, नहीं उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकता है।
और आर्टिकल 143 ये बात करता है सुप्रीम कोर्ट के लिए एडवाइजरी जूरिडिक्शन ठीक है। यानी कि आर्टिकल 143 के तहत जो है भारतीय जो प्रेसिडेंट है वो सुप्रीम कोर्ट से जो है सलाह मांग सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स में, ओनली कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स में जो है भारत के जो राष्ट्रपति है वो जो है सुप्रीम कोर्ट से जो है सलाह ले सकते हैं। वो जो सुप्रीम कोर्ट जो सलाह देगा प्रेसिडेंट को, वो प्रेसिडेंट के लिए बाध्यकारी नहीं है, यानी बाइंडिंग नहीं है। वो प्रेसिडेंट के ऊपर डिपेंड है कि वो उस सलाह को मानते हैं या नहीं मानते। ठीक है, तो कुछ आर्टिकल्स हैं, आपको इनको याद रखना है। आर्टिकल 124 को, जिसके तहत जो है इस सुप्रीम कोर्ट की स्थापना से रिलेटेड जो उसमें इंफॉर्मेशन है, ठीक है, अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस हो गए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा, उसकी अपॉइंटमेंट जो है प्रेसिडेंट करते हैं, ये सब लिखा है आर्टिकल 124। आर्टिकल 129 में जो है सुप्रीम कोर्ट को जो है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड कहा गया है, यानी कि जितने भी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स होते हैं, डिसीजन होते हैं, उनको जो रिकॉर्ड किया जाता है, मेंटेन किया जाता है। और सुप्रीम कोर्ट के बाद जो है कंटेम्प्ट ऑफ पावर है, यानी यदि कोई व्यक्ति यदि सुप्रीम कोर्ट के जो ऑर्डर्स होते हैं, डिसीजन होते हैं, उनकी यदि डिसरिस्पेक्ट करता है तो उसको जो है सुप्रीम कोर्ट जो है सजा सुना सकता है। आर्टिकल 131 के तहत जो है सेंटर और यदि स्टेट के बीच में कोई डिस्प्यूट हो गया या कोई दो राज्यों के बीच में डिस्प्यूट हो गया तो इसको जो है सोल्व करने का जो पावर है सिर्फ जो है सुप्रीम कोर्ट के पास है, हाई कोर्ट के पास नहीं। ठीक है, और आर्टिकल 137 के तहत जो है सुप्रीम कोर्ट जो है अपने डिसीजन हो गया और ऑर्डर्स हो गए उनको जो रिव्यू कर सकता है। ठीक है, और आर्टिकल 143 के तहत जो है सुप्रीम कोर्ट के पास सुप्रीम कोर्ट जो है एडवाइजरी जुरिडिक्शन है, यानी सुप्रीम कोर्ट जो है एडवाइस कर सकता है कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स में, इसको प्रेसिडेंट को। ठीक है, आर्टिकल 143 के तहत। और ये जो ये एडवाइस होती है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, ये जो है प्रेसिडेंट के लिए बाइंडिंग नहीं होती, ये प्रेसिडेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो इस एडवाइस को मानते हैं या नहीं मानते। ठीक है, ये आपको याद रखना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन अब पढ़ते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक साझा उच्च न्यायालय की स्थापना करने का प्रावधान है, यानी कॉमन हाई कोर्ट फॉर टू स्टेट्स, ये किस आर्टिकल में मेंशन है? सो ये लिखा है आर्टिकल 231 में, यानी दो स्टेट्स के लिए जो है एक कॉमन हाई कोर्ट हो सकता है। ठीक है ना, ये दो स्टेट्स के लिए जो है एक कॉमन हाई कोर्ट हो सकता है, जैसे कि जो आपका पंजाब एंड हरियाणा, इनका जो है कॉमन हाई कोर्ट है, कहाँ पे? चंडीगढ़ में। ठीक है, इनका जो पंजाब और हरियाणा हो गया, पंजाब जो HR हो गया यानी हरियाणा हो गया, उनका जो है एक कॉमन हाई कोर्ट कहाँ पर है? चंडीगढ़ में। ठीक है, सो 21 आर्टिकल के तहत जो है दो स्टेट्स के लिए एक कॉमन हाई कोर्ट हो सकता है, ये लिखा है आर्टिकल 231, यानी आर्टिकल 231 के तहत जो है दो स्टेट्स के लिए जो है एक कॉमन हाई कोर्ट की स्थापना का प्रावधान है। ठीक है, सब कुछ आर्टिकल्स देख लेते हैं इंपॉर्टेंट हाई कोर्ट से रिलेटेड। देखिए आर्टिकल 214 में जो है, यानी आर्टिकल 214 में जो है उच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान, यानी हाई कोर्ट की एस्टेब्लिशमेंट के बारे में किसमें लिखा है? आर्टिकल 214 में। ठीक है ना, और आर्टिकल 231 में जो है कॉमन हाई कोर्ट बता दिया मैंने आपको, जैसे कि आर्टिकल 226 के तहत जो है रिट जारी करने की पावर है किसके पास? हाई कोर्ट के पास। ठीक है, आर्टिकल 226 के तहत। ठीक है, यानी रिट जुरिडिक्शन। ठीक है, किसके पास? हाई कोर्ट के पास, यानी हाई कोर्ट जो है आर्टिकल 226 के तहत जो है रिट्स जारी कर सकता है। ठीक है ना, और कुछ आर्टिकल मैं आपको बताता हूँ। आर्टिकल जैसे होगा आर्टिकल 215, आर्टिकल 215 आर्टिकल आपका 215 हो गया। इसमें जो है हाई कोर्ट को जो है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड एंड कंटेम्प्ट ऑफ पावर दी गई है। ठीक है, कंटेम्प्ट ऑफ पावर, यानी कि जो आर्टिकल 215 के तहत जो है जितने भी हाई कोर्ट जो है ऑर्डर्स और डिसीजन पारित करता है उनको जो रिकॉर्ड किया जाता है, मेंटेन किया जाता है,
एंड हाई कोर्ट के पास भी जो है कंटेम्प्ट ऑफ पावर है, यानी कि हाई कोर्ट के जो ऑर्डर्स होते हैं, यदि कोई व्यक्ति उनकी अवहेलना करता है या इनको डिसरिस्पेक्ट करता है, उनको नहीं मानता है, तो हाई कोर्ट जो है उस व्यक्ति को सजा सुना सकता है। ठीक है, तो आर्टिकल 217, ठीक है, ये रिलेटेड है आपका अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, किसमें? हाई कोर्ट में। ठीक है, आर्टिकल 217 ये आपको ध्यान रखना है। तो आर्टिकल 217 के तहत जो है इसमें जो जज होते हैं हाई कोर्ट के, उनकी जो नियुक्तियां होती है उससे संबंधित जो है प्रावधान है किसमें? आर्टिकल 217 में। ये आपको याद रखना है। और आर्टिकल 231 में आपको बता दिया है कि कॉमन हाई कोर्ट फॉर 2 स्टेट्स, और 215 में जो है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, ठीक है, एंड कंटेम्प्ट ऑफ पावर किसके पास? हाई कोर्ट के पास। और 214 में जो है हर राज्य के लिए, हर राज्य में जो है एक हाई कोर्ट होगा, ये लिखा है आर्टिकल 214 में। ठीक है ना? सो ये कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है, आपको याद रखने हैं हाई कोर्ट से रिलेटेड। ठीक है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संसद द्वारा पारित 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के अनुसार बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा का अधिकार किस आयु वर्ग के लिए? सो देखिए, जो 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, ठीक है, 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, ये हुआ था 2002 में। ठीक है, इसमें जो है जो अर्ली एजुकेशन होती है, जो प्रारंभिक शिक्षा होती है, तो जो उसमें अर्ली एजुकेशन होती है, ठीक है, इसको जो है मौलिक अधिकार बनाया गया, इसको जो है मौलिक अधिकार बनाया गया। और इसमें जो है 6 से लेकर 14 साल के बच्चे जो है इसमें शामिल किए गए, है ना? ठीक है, यानी 6 से लेकर 14 साल के बच्चों के लिए जो अर्ली एजुकेशन होती है, यानी जो प्रारंभिक शिक्षा होती है, प्राथमिक शिक्षा होती है, ठीक है, उसको जो है मौलिक अधिकार बनाया गया। यानी 6 से लेकर 14 साल के बच्चों के लिए जो प्राथमिक शिक्षा है, उनका क्या है? वो मौलिक अधिकार है। ठीक है, सो इसके तहत जो है आर्टिकल 21, ये 21A कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया था। ठीक है, आर्टिकल 21A, ठीक है, आपको याद रखना है। यानी आर्टिकल 21A के तहत जो है प्राथमिक शिक्षा, ठीक है, ये मौलिक अधिकार है किसके लिए? बच्चों के लिए, जिनकी एज कितनी है? 6 से लेकर 14 साल के बच्चों के लिए जो है जो प्राथमिक शिक्षा है, उनका वो मौलिक अधिकार है। और ये किस आर्टिकल में मेंशन है? ये आर्टिकल मेंशन है आर्टिकल 21 का सब क्लॉज ए। ठीक है, ये आर्टिकल 21A में जो है मेंशन किया गया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हो। हिमालय की सबसे भारी पर्वतमाला को क्या कहा जाता है? सो देखिए, जो हिमालय जो है ये 3 रेंजेस में बटा हुआ है। एक तो आपका ग्रेटर हिमालय हो गया, ठीक है, ग्रेटर हिमालय, मिडिल हिमालय एंड लेसर हिमालय। तो जो ग्रेटर हिमालय हो गया, ठीक है, तो जो सबसे भारी जो भारी पर्वतमाला, तो इसको कहा जाता है शिवालिक रेंज। ठीक है, जो हिमालय की सबसे भारी पर्वतमाला को कहा जाता है शिवालिक रेंज, एंड जो मिड वाली रेंज है इसको कहा जाता है मिडल हिमालय। ठीक है, यानी मध्य हिमालय। ये हो गया आपका महान हिमालय, यानी ग्रेट हिमालय। ठीक है ना, यानी महान हिमालय। आपका जैसे आपका एवरेस्ट हो गया, एवरेस्ट, ठीक है, और कंचनजंगा हो गया, जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, वो कहाँ पे स्थित है? वो ग्रेटर हिमालय में स्थित है, यानी जो महान हिमालय है उसका वो पार्ट है। और जो मिडिल हिमालय है, इसमें जैसे आपका हिल स्टेशन होगी इंपॉर्टेंट, मसूरी हो गई, है ना, मसूरी हो गया, शिमला हो गया। ठीक है, ये जो आपकी जो हिल स्टेशन है ये कहाँ पे लोकेटेड है? ये आपके हैं मिडिल हिमालय के अंतर्गत, ये जो है आपके हिल स्टेशन आते हैं। ठीक है, मसूरी, शिमला, ये किसके अंडर आते हैं? मिडिल हिमालय के बीच, मिडिल हिमालय के अंदर आते हैं। ठीक है, मिडिल हिमालय के अंदर आते हैं। ठीक है, और आपका जो मिडिल हिमालय हो गया और शिवालिक रेंज, इसके बीच का जो क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र, ठीक है, इसको कहा जाता है दून। ठीक है, यानी मिडिल हिमालय और शिवालिक रेंज के बीच का जो क्षेत्र है, ठीक है, उसको कहा जाता है दून। जैसे कि आपने सुना होगा देहरादून, पाटलिपुत्र। ठीक है ना, यानी जो ये स्थान है
ये जो है मिडिल हिमालय और शिवालिक रेंज के मध्य बसे हुए हैं, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, दून कहा जाता है। ठीक है, दून। तो आपको याद रखना है भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है ना, वो क्या है, कंचनजंगा है, कंचनजंगा। ठीक है, इसकी हाइट जो है 8,586 मीटर जो है इसकी हाइट है। ठीक है, आपको याद रखना है, इसकी हाइट पूछ सकता है क्योंकि ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है। और इसका लोकेशन कहाँ पे, ये भारत और तिब्बत, सॉरी, भारत और नेपाल के बीच जो है का जो हिमालय है, ठीक है ना, ये जो भारत और तिब्बत के बीच का जो बॉर्डर है, वहां पर जो ये चोटी लोकेटेड है, यानी सिक्किम हिमालय के अंदर। ठीक है, सिक्किम हिमालय। तो जो इस कंचनजंगा जो है, इसकी हाइट कितनी, 8,586 मीटर की हाइट है, और ये सिक्किम हिमालय के अंदर आती है, यानी भारत और नेपाल के बीच का जो बॉर्डर है, तो वहां पे ये चोटी जो है लोकेटेड है। ठीक है, आपको याद रखना है कि कंचनजंगा की जो हाइट है 8,586 मीटर है, और ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है। और हिमालय की जो है 3 रेंज में बांटा है, एक तो है ग्रेटर हिमालय, मिडल हिमालय एंड शिवालिक रेंज। ठीक है, यानी जो लेसर हिमालय होता है, सबसे नीचे वाले हिमालय। ठीक है, और जो मिडिल हिमालय और शिवालिक रेंज के बीच का जो रीजन होता है, उसको कहा जाता है दून। और आपका मसूरी, शिमला जो हिल स्टेशन है, ये आपके लोकेटेड है मिडिल हिमालय के अंदर। और एवरेस्ट हो गया, ग्रेट हिम और केटू जो चोटी है, ठीक है, ये आपके आती है ग्रेटर हिमालय के अंदर। ठीक है, जो आपका महान हिमालय है, उसके अंदर जो ये चोटियां आती है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये कि निम्नलिखित में से किस स्थिति में सरकार घाटे का बजट कहलाती है, ठीक है ना, यानी डेफिसिट बजट किसको बोलते हैं, डेफिसिट बजट। इसका मतलब होता है जब हमारा गवर्नमेंट का जो है एक्सपेंडिचर यानी खर्चा वो ज्यादा हो जाए, किससे, गवर्नमेंट रेवेन्यू से, उसको बोलते हैं डेफिसिट बजट। यानी सरकार जो है ज्यादा खर्चा कर रही है बजाय किसके, रेवेन्यू से, यानी कमाने से। यानी कि मान लेते हैं कि किसी की आय जो है 10 रुपए है, लेकिन खर्चा कितना कर रहा है, 15 रुपए कर रहा है, तो ये कहलाएगा डेफिसिट बजट। ठीक है, यानी खर्चा ज्यादा है और कमाई कम, उसको बोलते हैं डेफिसिट बजट। ठीक है, यानी गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर है वो गवर्नमेंट के रेवेन्यू यानी राजस्व से क्या है, अधिक है, यानी गवर्नमेंट की आय से अधिक क्या है, खर्चा है, उसको बोलते हैं डेफिसिट बजट। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जब सरकारी व्यय यानी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एक्सीड्स रेवेन्यू, यानी जब सरकारी व्यय जो है राजस्व जब सरकारी व्यय जो है राजस्व से अधिक हो, उसको बोलते हैं हम डेफिसिट बजट। ठीक है, तो आपको याद रखना है। और आपका बैलेंस बैलेंस बजट किसको बोलते हैं, बैलेंस बजट, बैलेंस बजट इसे बोलते हैं हम जब आपका गवर्नमेंट का रेवेन्यू है, ठीक है, गवर्नमेंट का रेवेन्यू बराबर हो जाए किसके, गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर से, इसको बोलते हैं हम, इसको कहा जाता है बैलेंस बजट। ठीक है ना, यानी जब गवर्नमेंट का रेवेन्यू इक्वल्स टू किसके हो, गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर से, यानी जितना गवर्नमेंट जो कमा रही है, ठीक है, उतना ही खर्च कर रही है, उसको बोलते हैं बैलेंस बजट। एंड एक होता है सरप्लस बजट, सरप्लस बजट इसे बोलते हैं हम जब गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू हो, ठीक है, वो किससे ज्यादा हो, गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर से। ठीक है ना, यानी जब गवर्नमेंट जो है खर्चे से ज्यादा कमाती है, उसको बोलते हैं हम सरप्लस बजट, यानी गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू है वो गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर से ज्यादा है, इसको कहा जाएगा सरप्लस बजट। सो आपको 3 बजट याद रखने हैं, डेफिसिट बजट जब क्या होगा, गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर है वो ज्यादा होगा किससे, गवर्नमेंट के रेवेन्यू से। और बैलेंस बजट किसे बोलते हैं, जब गवर्नमेंट का रेवेन्यू जो है वो गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर के बराबर होगा, उसको बोलेंगे हम बैलेंस बजट। एंड सरप्लस बजट किसको बोलेंगे, जब गवर्नमेंट का रेवेन्यू गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर से ज्यादा हो, उसको कहेंगे सरप्लस बजट। सो नेक्स्ट हमारा है कि कोपेन की जलवायु वर्गीकरण योजना के अनुसार भारत में CWG किस प्रकार की जलवायु को दर्शाता है। सो देखिए, कोपेन ने जो है जलवायु को जो है अलग अलग टाइप में बांटा था। ठीक है, भारत में जो है कोपेन ने जो है भारत को 9 जलवायु में जो है वर्गीकृत किया गया है। भारत को 9 जलवायु, भारत को जो है 9 जलवायु
क्षेत्रों में जो है भारत को वर्गीकृत किया गया है, ठीक है, 9 क्षेत्रों, सॉरी 9 जलवायु क्षेत्रों में। भारत में जो CWG प्रकार की जलवायु है जो है ये आपकी पाई जाती है जो आपके नॉर्दर्न प्लेन से, जो आपकी जो भारत का उत्तरी मैदान है, ठीक है, ये जो भारत का उत्तरी मैदान है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि कोपेन की जलवायु वर्गीकरण योजना के अनुसार भारत में CWG किस प्रकार की जलवायु को दर्शाता है। कोपेन ने जो है भारत को जो है 9 जलवायु क्षेत्रों 9 जलवायु क्षेत्रों, ठीक है, इसमें जो डिवाइड किया गया है भारत को 9 जलवायु क्षेत्रों में जो है कोपेन की जलवायु वर्गीकरण योजना के तहत जो है डिवाइड किया गया है 9 जलवायु क्षेत्रों, ठीक है, फैक्ट आपको याद रखना है। तो इसमें बताया जो CWG जो है ये जलवायु जो है भारत की किस प्रकार की जलवायु को दर्शाता है। तो CWG जो है ये होती है मानसून विद ड्राई विंटर, यानी मानसून में जो है प्रचुर मानसून में जो बारिश होती है, जो विंटर होते हैं वहां पे सूखे रहते हैं, ड्राई रहते हैं, ठीक है, शुष्क जो है ऋतु, शुष्क जो शीत ऋतु होती है, एंड मानसून में जो है बारिश होती है, इसको बोला जाता है CWG प्रकार की जलवायु। ये कहाँ पाई जाती है भारत में, ये पाई जाती है आपकी नॉर्दर्न प्लेन्स में, ठीक है, नॉर्दर्न प्लेन्स में यहाँ पे जो है CWG प्रकार की जो है CWG प्रकार की यहाँ पे जलवायु पाई जाती है। इसमें क्या होता है, इसमें जो है जो समर होती है, ठीक है, उसमें जो क्या होता है गर्मी जो है ज्यादा पड़ती है, ठीक है, जो विंटर होते हैं, विंटर क्या रहते हैं, शुष्क रहते हैं, यानी कोई बारिश नहीं होती, शुष्क रहते हैं, ड्राई रहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार की जलवायु को बोला जाता है मॉनसून विद ड्राई विंटर, यानी शुष्क शीत ऋतु वाली मानसूनी जलवायु, ठीक है, किसको, CWG को। ये कहाँ पाई जाती है, नॉर्दर्न प्लेन्स में, इसको याद रखना है आपको, ये पाई जाती है उत्तरी जो भारत का मैदान है, उत्तरी भारत के मैदान में, उत्तरी भारत के मैदान में जो है ये जलवायु पाई जाती है, ठीक है, जलवायु पाई जाती है, उसको आपको याद रखना है अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के कुल क्षेत्रफल के लगभग 40% भाग में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, यानी भारत के जो है 40% एरिया में जो है कौन सी मिट्टी जो है पाई जाती है। तो ये पाई जाती है जलोढ़ मिट्टी, ठीक है, भारत के लगभग 40% भाग में जो है, यानी सबसे ज्यादा बड़े पार्ट में जो है जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। स्पेशली जो है जो आपका नॉर्दर्न प्लेन है, जो उत्तरी भारत का जो मैदान है, ठीक है, सबसे ज्यादा यहाँ पे ये जो जलोढ़ मिट्टी है, ठीक है, इसकी मात्रा जो है कहाँ पे देखने को ज्यादा मिलती है, कहाँ पे, उत्तर भारत में, उत्तर भारत का उत्तरी मैदान है जो, ठीक है, जो उत्तरी मैदान है यहाँ पे जो है आपको जलोढ़ मिट्टी जो है देखने को मिलती है। ये सबसे जो है उपजाऊ मिट्टी होती है, इसमें जो है आपका जैसे धान हो गया, गेहूं हो गया, है ना, गन्ना हो गया, इन सब चीजों की जो है खेती की जाती है इसमें, ठीक है। और आपको जो काली मिट्टी होती है इसको बोलते हैं रेगुर मिट्टी बोलते हैं। ये कहाँ पाई जाती है, आपकी दक्कन रीजन, ठीक है, दक्कन रीजन। पहले मैं ये चीज बताऊँ, जो ये जलोढ़ मिट्टी जो है ये जो है लाखों करोड़ों साल तक जो है गंगा, ठीक है, ब्रह्मपुत्र हो गया और सिंधु नदी द्वारा जो है मिट्टी के जमाव से जो है इससे जो है ये आपका नॉर्दर्न प्लेन है, इसका जो निर्माण हुआ है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे जो है ये जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। यानी इस जो उत्तरी भारत का मैदान है इसका निर्माण किया गया है गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी द्वारा लाई गई मिट्टी के द्वारा, यानी करोड़ों साल तक, लाखों करोड़ों साल तक जो है ये नदियां जो है यहाँ पे जो है इस एरिया में जो है मिट्टी लाकर इकट्ठा करती रही, ठीक है, जिससे कि एक विशाल मैदान का निर्माण हुआ जिसको कहा गया उत्तरी भारत का मैदान, ठीक है। तो हम पढ़ते हैं जो ब्लैक सोयल होती है, जो काली मिट्टी होती है, ये पाई जाती है आपकी दक्कन रीजन, यानी साउथ वाला जो एरिया है यहाँ पे, इस जगह आपका जो महाराष्ट्र वाला एरिया हो गया, कर्नाटक वाला, स्पेशली जो महाराष्ट्र एरिया है, महाराष्ट्र में जो है काली मिट्टी सबसे ज्यादा देखने को मिलती है, ठीक है। जो लेट राइट मिट्टी होती है ये पाई जाती है आपकी स्पेशली उन जगह जहाँ पर जो क्या होता है, स्पेशली पाई जाती है आंध्र प्रदेश वाला एरिया, पश्चिम बंगाल वाला एरिया, असम और मेघालय साइड। जहाँ पे लेट राइट मिट्टी पाई जाती है वहां पे क्या होता है, हाई टेम्परेचर, ठीक है, एंड
और और वहां पे जो है बारिश भी जो है बहुत ज्यादा होती है। यानी लेटराइट मिट्टी उस जगह पाई जाएगी जहाँ पे जो है हाई टेम्परेचर रहता है और बारिश भी ज्यादा है, बारिश की मात्रा यानी वर्षा जो है मैक्सिमम देखने को मिलती है हमको। ठीक है, उस जगह जो है लेटराइट मिट्टी पाई जाती है। और जो लेटराइट मिट्टी होती है स्पेशली ये जो है कॉफी और चाय की खेती के लिए जो है ये इंपॉर्टेंट होती है। और मतलब ये मिट्टी ज्यादा उपजाऊ नहीं होती, इसमें हम गेहूँ चावल वगैरह नहीं उगा सकते। और ये मिट्टी जो लेटराइट मिट्टी है, ठीक है, ये सूखने वजह कठोर हो जाती है। ठीक है, तो जो ईंट होती है ना, ईंट जिससे मकान बनता है, ईंट, उसका जो ईंट का निर्माण जो होता है ये लेटराइट मिट्टी से ही होता है। क्योंकि जो लेटराइट मिट्टी होती है ये सूखने पर जो है काफी कठोर हो जाती है, हार्ड हो जाती है काफी। इसलिए जो ईंट जो बनती है ये लेटराइट मिट्टी से बनती है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, और जो लाल जो रेड मिट्टी होती है, जो इसको हम बोलते हैं लाल मृदा, इसका लाल रंग क्यों होता है? ये होता है आयरन आयरन ऑक्साइड की वजह से। ठीक है, ये आपको याद रखना है। जो लाल मिट्टी होती है इसका लाल रंग किस वजह से होता है? आयरन ऑक्साइड की वजह से। क्योंकि इसमें जो है आयरन की मात्रा पाई जाती है बहुत ज्यादा मात्रा में। ठीक है, सो लाल मिट्टी का लाल रंग किसकी वजह से होता है? आयरन ऑक्साइड की वजह से। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है आपसे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से किस राज्य में शिफ्टिंग एग्रीकल्चर यानी स्थानांतरण कृषि को जो है स्थानीय रूप से पेंडा कहा जाता है? तो किस राज्य में जो है पेंडा कहा जाता है? किसको? शिफ्टिंग एग्रीकल्चर को। तो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर होता है क्या है? वैसे पहले हम ये देख लेते हैं। जो आपका शिफ्टिंग एग्रीकल्चर जो होता है उसमें क्या होता है, मान लेते हैं कि ये कोई जगह है, ठीक है, यहाँ पे कोई वनस्पति है, ठीक है, पेड़ वगैरह है। तो इस यहाँ पे जो यहाँ की जो वनस्पति जो है इसको काट कर, ठीक है, यानी इसको साफ कर कर यहाँ पे खेती की जाती है। ठीक है, एंड फिर जब इस एरिया से जो है, इस एरिया की जो मिट्टी की जो क्षमता है, उपजाऊ क्षमता यहाँ से कम हो जाती है, तो सेम जो है ये दूसरे साइड में किया जाता है। यानी दूसरी जगह जाकर जो है यहाँ पे वनस्पति होगी उसको काटा जाएगा। ठीक है, मान लो यहाँ पे पेड़ पेड़ वगैरह हो गया, जो वनस्पति होगी यहाँ पे उसको काटा जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या किया जाएगी, की जाएगी, खेती की जाएगी यहाँ पे दोबारा से। यानी इसको शिफ्टिंग बोलते हैं, यानी शिफ्ट कर रहे हैं हम खेती को। यानी एक जगह जो है हम खेती नहीं कर रहे हैं, कुछ समय तक यहाँ पे खेती की जाएगी, कुछ समय तक यहाँ पे खेती की जाएगी, फिर कुछ समय तक जो है एक नई नई जगह होगी उसको खोजा जाएगा, वहां पे खेती की जाएगी। यानी हम शिफ्ट कर रहे हैं एग्रीकल्चर को ना, इसको ही बोला जाता है शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। इससे क्या होता है, इससे जो है डिफोरेस्टेशन होता है। क्योंकि मैंने बताया ना आपको, जैसे मान लो इस जगह जो है काफी पेड़ है, वनस्पति है, ठीक है, तो हमने जितने पेड़ थे वनस्पति थी उसको सबको मैंने यहाँ से साफ कर दिया, इसको हमने काट दिया यहाँ से। ठीक है, तब तभी तो यहाँ पे ये कृषि योग्य भूमि बनेगी, है ना। तो सेम सेम प्रोसेस जो है हम अलग अलग स्थानों पे कर रहे हैं। इससे क्या हो रहा है, हमारे पर्यावरण को जो है नुकसान पहुंचेगा। ठीक है, तो तो ये पूछा है कि तो जो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर होता है इसको भारत में जो है अलग अलग स्थान पर जो है इसका अलग अलग नाम है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं कि जो पेंटा जो इसका नाम है इसको कहाँ कहा जाता है, किस स्थान पर जो है पेंटा कहा जाता है। तो आंध्र प्रदेश में जो है शिफ्टिंग एग्रीकल्चर को जो है पेंडा कहा जाता है, पेंडा या पोंडू। ठीक है, पेंडा या पोंडू कहा जाता है इसको। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में पेंडा या पोंडू। पोंडू भी देखने को मिल सकता है आपको। ठीक है, पोंडू। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में शिफ्टिंग एग्रीकल्चर को बोला जाता है वेबर, वेबर, वेबर या दहिया। ठीक है, वेबर या दहिया कहा जाता है किसको? शिफ्टिंग एग्रीकल्चर को। कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। और हिमालय जो हिमालय वाला क्षेत्र हो गया, ठीक है, हिमालय वाला क्षेत्र हो गया, जो हिमालय रीजन है जो, इसको कहा जाता है यहाँ पे खिल। ठीक है, किसको? शिफ्टिंग एग्रीकल्चर को। और ओडिशा में जो है इसको, ओडिशा में जो है इसको कमान, कमान या ब्रिंगा। ठीक है, ओडिशा में जो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर को जो है कमान या ब्रिंगा कहा जाता है, कमान या ब्रिंगा। ठीक है, और जो नॉर्थ ईस्ट वाला जो रीजन हो गया आपका, जैसे असम हो गया, अरुणाचल प्रदेश, इस एरिया में जो है इसको, जो नॉर्थ ईस्ट साइड हो गया, नॉर्थ ईस्ट में जो है इसको, नॉर्थ ईस्ट में जो इसको कहा जाता है झूम कृषि। ये आपको याद रखना है। ठीक है, सो मैंने आपको इंपोर्टेंट बता दिया है जो जहां पे इसको कहा जाता है अलग अलग नाम से। और आपका कुछ रह गए हैं जैसे वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट्स, इसमें कहा जाता है इसको कुमारी। ठीक है, और झारखंड में कहा जाता है इसको कुरुआ, कुरुआ। ठीक है,
सो आपको मैंने बता दिया, आपको याद रखना है कि किस जगह जो है शिफ्टिंग एग्रीकल्चर को जो है अलग से नाम से जाना जाता है। वेस्टर्न घाट में कुमारी बोला जाता है, झारखंड में कुरुआ, ठीक है, ओडिशा में कमान या बिरिंगा, आंध्र प्रदेश में पेंडा या पोंडू, ठीक है, और मध्य प्रदेश में वेवर या दहिया, ठीक है, और नॉर्थ ईस्ट में कहा जाता है झूम इसको, और हिमालय में कहा जाता है खिल, ठीक है। ये आपको कुछ मेजर स्टेट्स में जो उसके नाम है वो आपको याद रखना है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में जो है गरीबी उन्मूलन को जो है अपना मुख्य उद्देश्य बनाया, यानी किस पंचवर्षीय योजना में जो है गरीबी उन्मूलन जो था मुख्य फोकस था पंचवर्षीय योजना का उसमें, ठीक है। ये किस पंचवर्षीय योजना का जो है ऑब्जेक्टिव था, तो ये था पांचवी जो पंचवर्षीय योजना थी उसका जो मुख्य ऑब्जेक्टिव था यानी फोकस था, ठीक है, वो क्या था, गरीबी उन्मूलन, ठीक है, यानी गरीबी को हमने खत्म करना है, इरेडिकेट करना है गरीबी को, ठीक है। ये था हमारा फोकस पांचवी पंचवर्षीय योजना का। देखिए योजना आयोग था, ठीक है, जो कि लीड करता था योजना, इन पंचवर्षीय योजनाओं को, उसकी स्थापना की गई थी 1950 में। 1950 में जो योजना आयोग की स्थापना की गई थी, योजना आयोग, ठीक है। और योजना आयोग जो है इसको 2015 में इसको बदलकर जो है नीति आयोग कर दिया गया, यानी 1 जनवरी 2015 में जो है नीति आयोग की स्थापना की गई, किसके बदले, योजना आयोग के बदले, यानी योजना आयोग को रिप्लेस कर दिया गया नीति आयोग के द्वारा, ठीक है, कब, 1 जनवरी 2015 में, ठीक है। और पहली पंचवर्षीय योजना की जो टाइम पीरियड है वो आपको याद है 1951 से लेकर 1956, ठीक है। इसमें जो है प्राइमरी सेक्टर यानी कि जो कृषि वगैरह हो गया ना, जो एग्रीकल्चर हो गया, प्राइमरी सेक्टर स्पेशली जो एग्रीकल्चर है उस पर जो है फोकस किया गया था, ठीक है, उसका ये ऑब्जेक्टिव था। और जो सेकंड आपका पंचवर्षीय योजना थी 1956 से लेकर 61 तक, ठीक है, इसका जो ऑब्जेक्टिव था वो था हैवी इंडस्ट्री, ठीक है, यानी औद्योगिकीकरण पर इसका जो था ये एक ऑब्जेक्टिव था, इंडस्ट्री के ऊपर जो है जो सेकंड पंचवर्षीय योजना थी उसका टाइम पीरियड आपका 1956 से लेकर 1961, इसका ऑब्जेक्टिव था हैवी इंडस्ट्री, ठीक है। और ये किस मॉडल पर बेस्ड थी, ये थी महालनोबिस मॉडल पर, ठीक है, ये पूछा जाता है आपसे। तो जो सेकंड जो आपका पंचवर्षीय योजना थी वो थी महालनोबिस मॉडल पर बेस्ड, जो पहली जो थी ये थी हेरोड डोमर मॉडल पर, ठीक है, आपको याद रखना है, ठीक है। सो जो और पांचवी पंचवर्षीय योजना थी इसमें जो है गरीबी हटाओ इसका जो है नारा दिया गया था, कब, फिफ्थ जो 5 ईयर प्लान था, ठीक है, इसमें जो गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था, और गरीबी उन्मूलन जो था इसका ऑब्जेक्टिव था। और 1950 में जो योजना आयोग की स्थापना की गई थी, लेकिन योजना आयोग को जो है 2015 में जो है इसको नीति आयोग से रिप्लेस कर दिया गया, ठीक है। और 1951 से लेकर 1956 तक जो है पहली पंचवर्षीय योजना चली थी, और ये किस पे बेस्ड थी, ये थी हेरोड डोमर मॉडल पर जो ये बेस्ड थी, और इसमें फोकस क्या था, इसमें था फोकस प्राइमरी सेक्टर स्पेशली एग्रीकल्चर। और जो सेकंड आपका ये पंचवर्षीय योजना थी इसका जो ऑब्जेक्टिव था ये था हैवी इंडस्ट्री, ठीक है, हैवी इंडस्ट्री, और ये किस मॉडल पर बेस्ड थी, ये थी महालनोबिस मॉडल पर बेस्ड। ये आपको कुछ फैक्ट्स याद रखने इसमें। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 20 क्वेश्चन, जो आपका लास्ट क्वेश्चन आज का, इसमें लिखा है कि राष्ट्रीय आय लेखांकन के संदर्भ में सकल घरेलू उत्पाद क्या है, यानी जीडीपी किसे कहते हैं, जीडीपी का मतलब क्या है, इसका मीन क्या है। सो जीडीपी किसे बोलते हैं, यानी कि एक निश्चित अवधि में देश की सीमाओं के भीतर उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य, उसको कहा जाता है जीडीपी,
ठीक है, यानी किसी देश की टेरिटरी के अंदर, ठीक है ना, किसी देश की सीमाओं के भीतर एक ईयर में, ठीक है ना, एक स्पेसिफिक ईयर में जो है उत्पादित गुड्स एंड सर्विसेज, इनका सम, इन टोटल मूल्य, इनका सम, इसको ही कहा जाता है जीडीपी। ठीक है, यानी किसी देश के भीतर, किसी देश के सीमा के भीतर एक साल में, यानी एक स्पेसिफिक पीरियड में जो है उत्पादित सभी गुड्स एंड सर्विसेज, यानी वस्तुएं और सेवाएं, उनका कुल मूल्य, उसको कहा जाता है किसी देश की जीडीपी। ठीक है, उसको कहा जाता है जीडीपी। सो आपका आंसर हो जाएगा, एक निश्चित अवधि में देश की सीमाओं के भीतर उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य, इसको कहा जाता है जीडीपी। यानी किसी देश में जो है स्पेसिफिक पीरियड में, जैसे हम भारत की बात करें तो एक साल के अंदर मापी जाती है जीडीपी, तो एक साल के अंदर भारत में जो कितनी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन हो रहा है और उसका मूल्य क्या है, टोटल मूल्य क्या है उनका, वस्तुओं और सेवाओं का, तो जो कैलकुलेट करके आएगा मूल्य गुड्स एंड सर्विसेज का, तो उनका जो टोटल मूल्य होगा उसको कहा जाएगा भारत की जीडीपी। ठीक है, और इसके अपोजिट जो जीएनपी होती है, जीएनपी का मतलब होता है कि किसी देश के लोगों द्वारा जो है एक साल में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य, यानी किसी देश के लोगों द्वारा, भाई यहाँ पे हम फोकस करते हैं कि किसी देश के लोग जो है एक साल में कितना वस्तुएं और सेवाएं प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, उसको कहा जाता है किसी देश की जीएनपी। ठीक है, यानी जीडीपी में मेजर करेंगे कि भारत के अंदर जो है, यानी किसी देश के अंदर जो है कितनी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही है एक साल के अंदर, उस ये हम फोकस करेंगे किसमें, जीडीपी में। एंड जीएनपी में इसका अपोजिट होता है, अपोजिट भी मतलब कि किसी देश के लोगों द्वारा उत्पादित, ठीक है, कुल सेवाओं और वस्तुओं का मूल्य, ये किसमें हम मेजर करते हैं, ये करते हैं हम जीएनपी में। ठीक है ना, सो ये था आपका आज का लेक्चर, इसको हम यहीं पे जो है एंड करते हैं आज। ठीक है, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ पे हम जो है इसी टाइप से जो है नेक्स्ट टॉप 20 क्वेश्चन को जो है हम डिस्कस करेंगे। सो तब तक के लिए आप अच्छे से पढ़ाई करिए, और जो भी आज का लेक्चर में पढ़ा है इसको आप अच्छे से रिवाइज कीजिए। ठीक है, और इसकी जो आपको हम पीडीएफ है इस लेक्चर की, वो आपको जो है हमारे जो टेलीग्राम चैनल है उस पर मिल जाएगी। सो तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आप अच्छे से रिवाइज करते रहिए। सो थैंक यू।